नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। आपने देखा होगा कि आजकल ये टॉपिक बखूबी से जो है चर्चा में है न्यूज़ चैनल्स में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है दोस्तों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हमारी वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो इसके अंदर काफ़ी जोर दे रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों हमें अपने देश के अंदर लेके आना चाहिए। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या इसके संबंध में चुनौतियां हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के समय आ रही हैं, और क्या अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या इसके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों तो ये दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये प्रपोजल है जो कि एक ऐसा प्रपोजल जो कि सभी सिटीजन्स के ऊपर समान रूप से लागू होगा। अगर ये कानून का रूप ले लेता है तो ये जो है सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। अब इसका मतलब तो दोस्तों ये हुआ कि फिलहाल कई ऐसे कानून हैं जो सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैरिज के संबंध में, डिवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस यानी कि जो हमारी उत्तराधिकार है विरासत से संबंधित, या जो हमारा मेंटेनेंस अलाउंस जो अगर होता है दोस्तों किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद जो है डिवोर्स के बाद जो है अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए जो मेंटेनेंस अलाउंस एक हस्बैंड देता है तो उससे संबंधित जो कानून है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें कि हिंदू कोड बिल के अंतर्गत जैसे हिंदुओं की जो शादी होती है, हिंदुओं का जो रीति रिवाज होता है, तलाक जैसे होता है कि कोई शादीशुदा आदमी है तो वो क्या है कि अपनी उस पत्नी के रहते हुए या उससे तलाक लेने से पहले जो है कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, या अगर वो डिवोर्स लेता है तो उसको फिर मेंटेनेंस अलाउंस अपनी वाइफ को देना पड़ता है। या उत्तराधिकार से संबंधित कानून है कि मान लो जैसे उसके जो बच्चे हैं, लड़का है और लड़की है, दोनों के अंदर वो कोई भेदभाव नहीं कर सकता, दोनों को उनकी संपत्ति का अधिकार इक्वल रूप से है। तो इस प्रकार से काफ़ी कानून हैं। इसी प्रकार से जो है मुस्लिम समुदाय में अलग कानून है दोस्तों। तो उन सब को जो है दोस्तों यूनिफॉर्म बनाने के लिए कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो विभिन्न धर्मों के लोगों के ऊपर जो है समान रूप से लागू हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जो है एक अलग कानून की तरह से चल रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग जो है दूसरे कानून की तरह से चल रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए लाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका जो है दोस्तों मेन मुद्दा क्या है कि ये अप्लाई होगा सभी सिटीजन्स के लिए। इक्वलिटी की जो है भावना को जो है दोस्तों ये एनकरेज करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये जो है दोस्तों लागू होगा सब पे। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है, कि क्यों इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों जोर उसके ऊपर इतना दिया जा रहा है, हमारा जो आर्टिकल 44 है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य की ये ड्यूटी बनती है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के अंदर, सभी के अंदर जो है समानता की भावना को उत्पन्न करे। कि ऐसा नहीं हो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, मीन्स कि ऐसा नहीं हो कि किसी के अंदर कुछ भेदभाव हो सके। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं दोस्तों कि ये ड्यूटी बनती है, किसकी, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ऐसा कानून बनाए कि जो सभी लोगों के लिए इक्वली रूप से लागू हो। तो इसका अगर हम देखें तो मेन इशू इसका क्या है दोस्तों, मेन इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का है हमारा जो आर्टिकल 25 से 28 जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर दिया गया है कि सभी धर्म जो हैं अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी धर्म के जो है नियम कानून वो अपना सकते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन इसके साथ ही आर्टिकल 44 में भी ये बोला गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। तो इससे जो है दोस्तों दो भिन्न भिन्न तथ्य निकल के सामने आते हैं। कैसे तथ्य निकल के सामने आते हैं कि कई ऐसे धर्म हैं जैसे हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम धर्म जो है उसके अंतर्गत क्या है कि वहाँ की जो शादी के रीति रिवाज हैं, वहाँ के तलाक संबंधी जो मामले हैं, इसके अलावा वहाँ का जो मेंटेनेंस अलाउंस है, वो सभी जो है दोस्तों भारत का जो संविधान है उसके अनुसार वो लोग नहीं चलते हैं। वो किसके हिसाब से चलते हैं कि उनका जो शरीयत लॉ है 1937 शरीयत लॉ और जो उनका हदीयत है, कुरान है, उसके हिसाब से बोलते हैं कि वो उनके हिसाब से जो है इन कानूनों को मानते हैं कि शादी के अंदर कैसे कानून होना चाहिए, डिवोर्स होने के बाद में जो है दोस्तों कितना उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा लेडीज़ को या नहीं दिया जाएगा, एडॉप्शन के लिए क्या है कानून, और उत्तराधिकार से संबंधित क्या है कानून, यानी कि लेडीज़ का जो है कितना
तलाक होने के बाद में कितना उसका शेयर रहता है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, तो वो सब कानून जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना होके उनके है शरीयत के हिसाब से, यानी कुरान के हिसाब से हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि कब ऐसे सोचा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों लेके आना चाहिए, तो ये बात हुई थी दोस्तों 1980s में, जब ये टॉपिक जो है उभर के आया था, जब एक केस हुआ था शाह बानो वर्सेस अहमद खान केस। ये मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड था। इस केस के अंतर्गत आप क्या हुआ था वो आपको बता देते हैं। केस के अंतर्गत दोस्तों ये हुआ था कि शाह बानो जो थी वो थी अहमद खान की पत्नी थी, और क्या है कि उसका 73 इयर्स की एज में उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया था, यानी 40 इयर्स जो है उसकी शादी को हो चुके थे, उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया था ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग, यानी जो वो तलाक के अकॉर्डिंग उसको जो है तलाक दे दिया था। उसके बाद में उसने बोला था, कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाना चाहिए, उसको जीवन यापन के लिए निर्वाह निधि दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको जो है अलाउ भी कर दिया था 1980s में। लेकिन बाद में उसके हस्बैंड जो है दोस्तों वो लॉयर थे इंदौर के अंदर, तो उन्होंने जो है दोस्तों इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून है, जो उन्होंने जो जजमेंट दिया है जिसको मद्देनजर रखते हुए, वो उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो मैरिज से संबंधित कानून है, डिवोर्स से संबंधित कानून है, या जो उनकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो हिस्सा लेते हैं उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, मेंटेनेंस अलाउंस से संबंधित कानून है, वो है उनके कुरान और हदीत के हिसाब से है, शरीयत लॉ के हिसाब से वो मानते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो इसलिए उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि कोर्ट ने ऐसे बोला कि नहीं, ये तो भाई गलत है कि आप ऐसे किसी मतलब कि इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप वोलेशन कर रहे हो, आर्टिकल 43 का आप वोलेशन कर रहे हो कि इसके अंदर लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उसके बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, उसके बाद से ये न्यूज़ चली थी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाना चाहिए जो कि सभी लोगों के ऊपर, सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू हो। तो उसको लेकर के दोस्तों मांग उठी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि तब से चर्चा में है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। काफ़ी इसको लेकर के दो है दोस्तों प्रपोजल दिए गए हैं कि इम्प्लीमेंट ये होना चाहिए। वर्तमान की सरकार इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रही है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो बीजेपी की जो अपोजिशन पार्टी हैं या फिर जो एनडीए की जो अलाइज पार्टी हैं, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट की जो पार्टियाज हैं, नेशनल पार्टी हैं, नॉर्थ ईस्ट की कोई लोकल पार्टी है, वो सब इसके अंदर सहमत नहीं है। वो चाहती कि नहीं, ऐसा कानून, आप एक ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। तो अभी करंट न्यूज में अगर ये देखें हम कि क्यों है करंट न्यूज में दोस्तों, ये इसलिए है कि रिसेंटली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने पार्लियामेंट को ये बोला है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए जो सारी कंट्री के लिए एक जैसा हो। किस क्षेत्र में? मैरिज के क्षेत्र में, इनहेरिटेंस के क्षेत्र में, एडॉप्शन और मेंटेनेंस के क्षेत्र में, यानी निर्वाह निधि के क्षेत्र में मैरिज से संबंधित या एडॉप्शन से संबंधित ऐसा कोई कानून बनाया जाए सभी के लिए समान रूप से लागू हो। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि उन्होंने हवाला दिया है कोर्ट ने आर्टिकल 44 का, कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत, क्योंकि ये बोला गया है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि लोगों के ऊपर ऐसा कानून बनाए जो सभी लोगों के हित में हो और सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 44 में बोला गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत के अंदर ऐसी कोई स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा के अंदर, भारत के अंदर लागू है, जो कि कब से लागू है? पुर्तगीज सिविल कोड 1867 के टाइम से जो है दोस्तों लागू है। जैसा कि आप सबको पता ही है दोस्तों कि गोवा जो है दोस्तों किसके अंडर था? पुर्तगीज के अंडर में था, जिस टाइम पे भारत जो है अंग्रेजों में राज करते थे। तो उस समय से जो है दोस्तों पुर्तगीज ने जो है गोवा के अंदर ये लगाया था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तब से ये लागू है। वहाँ पे जो है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत क्या है देखते हैं। ये मोटा मोटा क्या है कि वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम मैन है, मुस्लिम आदमी है और जिसकी शादी जो है दोस्तों रजिस्टर्ड हो रखी है, वो क्या नहीं कर सकता? अगली शादी नहीं कर सकता उस शादी के तलाक के बगैर। यानी कि वो बहुविवाह की जो नीति है उनके कुरान के हिसाब से उसको फॉलो वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसके अंदर गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंतर्गत ये बोली गई है कि अगर कोई मैरिड मैन है तो
तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी प्रॉपर्टी पे इक्वली शेयर होगा, इक्वली हिस्सा उसकी वाइफ का भी होगा, यानी जेंडर इक्वलिटी को भी वहाँ पे प्रमोट किया गया है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें भारत के अंदर, तो हिंदुओं का जो है दोस्तों कानून है वो हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से है, मुस्लिम का कानून जो मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से है, जैसा हमने आपको बताया था। तो फिलहाल देखिए अगर हम कि स्टेटस क्या है पर्सनल लॉ का इंडिया के अंतर्गत, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले का लॉ क्या है। तो पर्सनल लॉ अगर हम देखें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस से अंतर्गत, तो ये कनकरेंट लिस्ट में आते हैं दोस्तों, यानी ये जिम्मेवारी जो है दोस्तों कनकरेंट है, स्टेट की जिम्मेदारी भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है इससे रिलेटेड। और हिंदू पर्सनल लॉ वर्तमान में अगर हम देखें तो हिंदू कोड बिल जो 1956 का है उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन हिंदुओं से रिलेटेड, हिंदुओं की मैरिज से रिलेटेड, हिंदुओं के मेंटेनेंस से रिलेटेड, डिवोर्स के बाद में डिवोर्स से रिलेटेड, हिंदुओं के उसके बाद एडॉप्शन से रिलेटेड या फिर उनकी विरासत से रिलेटेड, उत्तराधिकार से संबंधित सारे जो कानून हैं वो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत किए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम के जो लॉ हैं दोस्तों वो किए जाते हैं शरीयत लॉ 1937 के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो है दोस्तों ये डिस्प्यूट हुआ है कि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं, तो ऐसा कोई एक कानून बनाया जाए जो सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर हम देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि दोस्तों डिफरेंट जो अगर पर्सनल लॉज होंगे सभी धर्म के अपने अपने लॉ होंगे तो क्या करेंगे, सांप्रदायिकता की भावना को जो है बढ़ावा देंगे, वो कम्युनलिज्म उससे जो है प्रमोट होगा। दूसरा क्या होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों लाने से क्या होगा, वीमेंस को अपने राइट पता चलेंगे कि वीमेंस के राइट होंगे वो मजबूत होंगे, उनको भी अपने जो है दोस्तों हक मिलेंगे। इसके अलावा क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो शाहबानो केस का जो हवाला दिया था कि जैसे शाहबानो की ट्रिपल तलाक जो है दोस्तों अभी क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इंडिया के अंदर, तो ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको कानून को जो है दोस्तों इंडिया के संविधान के अंतर्गत उसको माना जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या हैं इसको इंप्लीमेंट करने में यूसीसी को, तो पहला चैलेंजेस है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्यों है, क्योंकि हमने भारत के संविधान के अंतर्गत ऐसे बोल रखा है कि आर्टिकल 25 के अंदर कि सभी धर्मों को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों उनकी मान्यता को अपनाने का अधिकार है, उनकी मान्यता को अपनाने का अधिकार है। उसके हिसाब से जो है दोस्तों वो अपने कार्यक्रम क्रियाक्रम जो भी हैं वो कर सकते हैं, अपनी शादी विवाह इससे रिलेटेड कानून वो बना सकते हैं, तो ऐसा उसके अंदर बोला गया है। दूसरा जो है सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस ये है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो है दोस्तों मेजॉरिटी कम्युनिटी का लॉ थोपा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने से। ये भी एक चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे हमें पता है कि हिंदू जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी में है, तो ऐसे बोला गया है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो है अपने लॉ हमारे ऊपर थोप रही है, यानी वो उनको जो है उनकी शरीयत के अकॉर्डिंग जो लॉ है, उनकी हदीयत के अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग जो लॉ है उनको अपनाने में उनको बाधा उत्पन्न कर रही है। अगला चैलेंज अगर हम देखें दोस्तों, तो इंडिया के अंदर वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम देखें दोस्तों कि भारत के अंतर्गत जो है क्या है, पितृतंत्र है, पेट्रिचुअल माइंडसेट है, मतलब कि जो है पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश के अंदर में जो है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के बाद भी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अंतर्गत ऐसे आरोप भी लगे हैं कि भारत के अंतर्गत जो है दोस्तों मिड 1950 से जो है वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा लॉ है जिसके अंतर्गत पुरुषों को महिलाओं को जो है समानता प्रदान की गई है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो समानता तो नहीं मिली है। लेडीज को जो है अभी भी प्रॉपर्टी वगैरह में एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अभी अगर हम देखें कि इसके मेरिट्स क्या रहेंगे अगर ये इम्प्लीमेंट होता, तो सबसे पहले मेरिट्स रहेगा नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन किस लिए रहेगा, क्योंकि ये जो है दोनों सेक्शंस को जो है इंक्लूड करता है, ये दोनों सेक्शंस को उनके राइट प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मैन हो। क्या है, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के पे जो वुमन को राइट नहीं है उन सबको राइट मिलेंगे, तो इससे क्या है कि नेशनल इंटीग्रिटी की भावना भी उत्पन्न होगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज होगा। अभी जैसे क्या है सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिफॉर्म कानून आने से क्या सारे पर्सनल लॉज जो है वो एबोलिश हो जाएंगे और एक ही कानून रहेगा देश के अंतर्गत।
अगला बात करें हम तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम रहेगा, क्योंकि लीगल जो बॉडी हमारी जो कोर्ट है उसको भी डिसाइड करने में कोई केस से संबंधित अगर कोई कोर्ट में केस पहुंचता है मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस अलाउंस से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, तो उसको भी सिंप्लीफिकेशन रहेगा, क्योंकि उसको जो है एक ही कानून को मद्देनजर रखते हुए अपना जो है आदेश देना पड़ेगा। उसके बाद में सेक्युलर जो कंट्री हमारी इंडिया, जैसे हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, तो सेक्युलर सोसाइटी बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी इससे। अगला अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि हर एक की इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमारी जो है वास्तविकता में इंप्लीमेंट कब होगी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को क्या चाहिए कि इसको ग्रेजुअली जो है दोस्तों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन के अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंतर्गत, और इसको जो है दोस्तों धीरे धीरे करके जो है इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगली बात हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो है दोस्तों इसके सेपरेट एस्पेक्ट्स जैसे हैं, जैसे मैरिज के अंतर्गत कुछ विशेष कानून बनाने चाहिए, एडॉप्शन से रिलेटेड अलग कानून बनाने चाहिए, उत्तराधिकार से संबंधित या निर्वाह निधि से संबंधित जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग स्टेज में बनाया जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑलरेडी जो प्रैक्टिस में है, जैसे हमारा जो गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसको जो है कॉपी कर सकती है, उसको जो देख सकती है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कैसे हुआ है, उसके बाद में इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। अगली बात यह है कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉमन लॉ से नहीं मिला के देखना चाहिए। कॉमन लॉ का मतलब है कि जो सभी के लिए एक जैसा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक ही कानून होगा वो सभी पे लागू होगा, ऐसे कि मतलब जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए उन्हें कि सभी धर्म भले ही अपना अपना कानून माने, लेकिन अगर कुछ डिस्प्यूट उनके अंतर्गत होता है तो राज्य का जो कानून है वो ही सर्व उपकारी होगा, उसी को जो है सर्वोच्च रखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि वर्ड यूनिफॉर्म का जो मतलब है वो ऐसा नहीं है कि सभी कम्युनिटीज़ पे एक ही कानून लागू होगा, बट इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए और ह्यूमन जस्टिस इसको इंश्योर करना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों अगला स्टेप्स क्या हो सकता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो लोगों के अंदर जो है दोस्तों अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उनके लिए है, उनकी भलाई के लिए है। और ये कानून आने से जो है दोस्तों ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर धर्म को कोई खतरा हो सकता है, बल्कि सभी लोगों को जो है जस्टिस मिलने के ज़्यादा अवसर प्रदान होंगे।